Hey guys, welcome back to the channel Answer Writing by Twinkle for UPSC. Here we discussing daily answer writing on current affairs with static subject linking. बहुत सारे स्टूडेंट को मेनली न्यू एस्पिरेंट को आंसर राइटिंग करने में डर लगता है या तो वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते। डेली सोचते हैं आज आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे लेकिन उसमें उनके बहुत सारे दिन निकल जाते हैं। इफ यू आर ऑल्सो फेसिंग these challenges, then let's join this channel. Now, without wasting your time, we will start our today's discussion. Today's question is based on the Right to Information Act. राइट टू इंफॉर्मेशन ये हमारा फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में आता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। देयर इज ग्रोइंग कंसर्न दैट द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट envisioned as a tool for transparency and accountability is increasingly being undermined by different denials of information, amendments, and bureaucratic resistance. Critically examine this shift of RTI from a right to seek information towards right to deny information. चलो हिंदी में भी रीड कर लेते हैं। आरटीआई अधिनियमन जिसे पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए एक उपकरण के रूप में देखा गया था, वह अब सूचना के बार बार इनकार, संशोधनों और नौकरशाही प्रतिरोध के कारण कमजोर हो रहा है। इस बदलाव की आलोचनात्मक जांच करें कि कैसे आरटीआई सूचना मांगने के अधिकार से सूचना देने से इनकार करने के अधिकार की ओर बढ़ रहा है। लेट्स ब्रेक अवर क्वेश्चन फर्स्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में हमें लिखना है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ये जो है वो हमारे गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कितनी है वो दर्शाता है। लेकिन अभी हो ये रहा है कि इंफॉर्मेशन डिनाई की जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ द अमेंडमेंट लाइक 2019 का अमेंडमेंट आरटीआई में एंड डीपीडीपी एक्ट जो कि हम नेक्स्ट देखेंगे। क्रिटिकली एग्जामाइन मतलब आपको इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने हैं एंड वीकनेसेस लिखने हैं। तो लेट्स मूव टूवर्ड अवर मेन डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन। There are the main three parts of our answer writing: introduction, body, and conclusion. First is the introduction. RTI Act 2005 enacted with the objective of promoting transparency, accountability and citizen participation in governance. जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिटीजन का पार्टिसिपेशन होगा गवर्नेंस में कि हमारा गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट है या नहीं, अकाउंटेबल है क्या नहीं, ये चेक करने के लिए। इट एम्पावर्ड इंडिविजुअल टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज जो कि पीआईओ रहते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, एंड हैज एक्सपोज न्यूमरस केसेस ऑफ करप्शन एंड माल एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी हम आरटीआई फाइल करेंगे वो जो पीआईओ रहेंगे वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जिससे कि करप्शन कितना हो रहा है एंड माल एडमिनिस्ट्रेशन कितना चल रहा है वो हम देख सकते हैं, जो कि एक्सपोज होगा ये सब इंफॉर्मेशन से। However, over this, the law's efficacy appears to have weakened, leading to concern that it is shifting from right to seek information towards a right to deny information. जैसे कि हमारे क्वेश्चन में मेंशन था कि right to seek information towards a right to deny information. इसके लिए मैंने वो यहाँ पे कोट कर दिया है। अगर however के बाद में आप कुछ नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। Then moving to our next part. Body structure of our answer. We will discuss first positive aspects. First is the security, privacy, and sensitive interest. Denial helps protect national security, sovereignty, and integrity in cases where disclosure could threaten strategic interest. अभी ऐसा कोई इंफॉर्मेशन जो कि गवर्नमेंट ने सिटीजन को पास ऑन कर दिया लेकिन वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, सोवेरेनिटी के लिए एंड इंटीग्रिटी के लिए थ्रेट बन सकता है, तो ऐसा इंफॉर्मेशन फर्स्टली गवर्नमेंट पास ऑन करेगी ही नहीं। इसके लिए वो हमें डिनाई करते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। नेक्स्ट इज दी कॉडिफाइंग द राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी ये हमें सुप्रीम कोर्ट ने फाइनलाइज किया था के एस पुट्टुसामी केस में, जो कि अभी डीपीडीपी एक्ट ने, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट ने फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया है राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट इन देयर एक्ट। ओके, तो जो ये डीपीडीपी एक्ट था वो एक क्रुशियल स्टेप इन डिजिटली ड्राइवन सोसाइटी में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि लोग बहुत ज्यादा अभी डिजिटली ही वर्क कर रहे हैं, सब बातें ये डिजिटली ही हो चुकी है। It provides a legal framework for protecting individuals from the misuse of their personal data by both private and public entities.
जो भी हमारा पर्सनल डाटा हम डिजिटली डालते हैं उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए प्राइवेट और पब्लिक एंटिटीज से। तो इसके लिए ये प्रोविजन फ्रेमवर्क लाया गया था। नेक्स्ट इज द थर्ड पॉइंट ऑफ अवर दिस पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इज third is this strengthening data governance. DPDP Act establishes framework for data fiduciary मतलब जो हमारा डाटा प्रोसेस करते हैं वो कंपनीज एंड डाटा प्रिंसिपल्स मतलब जिसका डाटा प्रोसेस होता है मतलब आपका डाटा जो कि दूसरी कंपनी प्रोसेस करती है। ओके, पब्लिक ऑथोरिटीज एज मेजर डाटा फिड्यूसियरीज पब्लिक ऑथोरिटीज ज्यादा करके ये डाटा प्रोसेस करती है आर नाउ रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट बेटर डाटा मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। ऑब्वियसली अगर एक कंपनी आपका डाटा प्रोसेस कर रही है तो उनको प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए होगा, सिक्योरिटी चाहिए होगी। अगर वो डाटा लीक हो गया तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। दिस कैन लीड टू द इम्प्रूव रिकॉर्ड कीपिंग इंपॉर्टेंट थिंग रिकॉर्ड कीपिंग विच इन द लॉन्ग रन कुड मेक इट इजियर टू एक्सेस नॉन पर्सनल इंफॉर्मेशन थ्रू आरटीआई। अगर इसमें कुछ नॉन पर्सनल इंफॉर्मेशन रहेगी तो आप आरटीआई फाइल करके वो इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ओके, डीपीडीपी एक्ट ऑल्सो ग्रांट्स इंडिविजुअल द राइट टू एक्सेस मतलब आप वो डाटा ले सकते हो, करेक्ट कर सकते हो और मिटा भी सकते हो देयर पर्सनल डाटा, प्रोवाइडिंग अनदर एवेन्यू फॉर द सिटीजन एम्पावरमेंट। सिटीजन का एम्पावरमेंट करने के लिए भी ये यूजफुल है। नाउ मूविंग टू flaws or weaknesses in the act and system. Okay, first is the RTI Amendment Act. Amendment gave the central government authority to set the term salary service condition for information commissioners. This change compromised the independence of information commissioners, which are the highest appellate bodies under the Act, by placing them under executive control. It made them more vulnerable to political pressure, thereby undermining their ability to make neutral decision on information request. अभी 2019 में ये जो अमेंडमेंट किया गया, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में ये नहीं आता था, मतलब इनका जो टर्म सैलरी एंड सर्विसेज है डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आते थे, लेकिन अब वो आते हैं। अगर ये ऐसा होने लगा है तो अभी इनके ऊपर जो भी कमिश्नर्स रहेंगे, ऑफिसर्स रहेंगे, तो उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर ज्यादा बनेगा और वो उनका काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। ये हमारा वीकनेस आता है। नेक्स्ट इज दी bureaucratic resistance and arbitrary denials. Officials often exploit broad exemption under Section 8, such as national security or personal information, to deny access to even routine government files, fostering a culture of secrecy. एक और है जो कि नियरली ₹250 करोड़ का कोई तो फाइन डालने वाले हैं ऑफिशियल्स पे जो कि रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ओके, इसके लिए ऑफिशियल्स करते ये है कि वो इंफॉर्मेशन डिनाई ही करते हैं, देते ही नहीं इंफॉर्मेशन। ओके, तो ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखा जा रहा है। नेक्स्ट इज दी थर्ड पॉइंट डीपीडीपी एक्ट जो कि हमने अभी पढ़ा, उसमें भी कोई फ्लॉज है, वीकनेस है, वो भी हम देखेंगे। डीपीडीपी एक्ट अमेंडेड सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जे ऑफ द आरटीआई एक्ट which originally allow for the disclosure of personal information if it serve a larger public interest. The new amendment removed this public interest provision, creating a broad and often misused exemption for any information deemed personal data. This has become convenient way for public authority to deny information related to officials, such as their assets, service records, or disciplinary actions, effectively shielding them from public scrutiny. Now see, जब आरटीआई एक्ट में कुछ बदलाव नहीं हुए थे, तब का ये था कि जो सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जे ऐसा था कि जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन रहता था ऑफिशियल्स का, तो वो डायरेक्टली सिटीजन्स को प्रोवाइड कर सकते थे। लेकिन डीपीडीपी एक्ट ने ये सेक्शन को अमेंड किया और ऐसा बोला कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के प्रोविजन में आएगा। मतलब कि पहले जो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोवाइड की जाती थी वो अभी प्रोवाइड की नहीं जाएगी। ओके, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है इसके लिए। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन का आंसर सेटिस्फाई हो सकता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन से राइट टू डिनाई ऑफ इंफॉर्मेशन जा रहा है। ओके, नेक्स्ट इज द बैकलॉग एंड इंस्टीट्यूशनल वीकनेस।
As of June 2025, over 4 lakh RTI appeals and complaints were pending due to lack of staffing and funding in Information Commission. Legislative amendments have reduced the autonomy of commission. Obviously, अभी केसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि वहां पे वर्किंग करने के लिए स्टाफ ही नहीं है और उनको कोई फंडिंग भी नहीं मिल रही है। इसके लिए ये जो केसेस है वो ओवर 4 लाख के ऊपर जा चुके हैं। एंड part of our answer writing conclusion. Despite the RTI Act 2019 and DPDP Act 2023, Right to Information Act remains vital tool for Indian citizens. Its value still lies in the continued vigilance of the public to use the remaining provision to promote transparency and good governance. हालांकि आरटीआई एक्ट में अमेंडमेंट हुए हैं, डीपीडीपी एक्ट आया है, डीपीडीपी एक्ट भी हमारे लिए ही है, डिजिटली ड्राइवन सोसाइटी को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए है। अभी हमें पता है इसमें बहुत सारे और फ्लैग्स हैं और हम वो लिख भी सकते हैं, लेकिन हमारा प्राइमरी मोटो है कि हमें ये एग्जाम क्लियर करना है। अगर आप कंक्लूजन में कुछ निगेटिव पॉइंट्स बहुत ज्यादा लिखोगे और निगेटिव पॉइंट्स लिखोगे तो आपके मार्क्स आपको कम मिलने की संभावना हो सकती है, क्योंकि बात ये रहती है कि जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन चेक करता है, आंसर चेक करता है, तो अगर उसको लगा कि ये पर्सन बहुत ज्यादा निगेटिव है, तो जब भी वो एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऐसे उसकी थिंकिंग बन जाती है। जब भी आपका आपका आंसर फाइनलाइज करो, मतलब कंक्लूजन करो, तो आप अच्छे से वे फॉरवर्ड दे सकते हो और ऐसा कुछ लिख सकते हो कि जिससे आपके आंसर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अभी ये मैंने न्यूट्रल लिखा है, आप कुछ और भी लिख सकते हो। आपका आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। मैं आपके लिए एक कोट लेके आई हूँ और वो है, if you want to shine like a sun, first burn like a sun and arise awake and stop not till the goal is reached. Thank you so much. If you like the video, please subscribe my channel, like the video and comment on it. तब तक के लिए बाय। कल मिलेंगे। Keep hard working and smart work. Bye.